हुआ अपनों में कोई, गैर तो निकला जी कोई, गैर तो निकला। अगर अपने सभी होते तो बेगाने कहाँ जाते, तो बेगाने कहाँ जाते। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने जाएगा। होम शेफ वर्ल्ड वाइड ईट राइट मूवमेंट में फेसबुक ग्रुप में ये है हमारी खूबसूरत बेहद यंग डॉक्टर सुधा मुर्गई, प्रेसिडेंट कैंसर केयर इंडिया। डॉक्टर सुधा मुर्गई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे होम शेफ वर्ल्ड वाइड ईट राइट मूवमेंट फेसबुक ग्रुप में। सुधा, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बहुत कम। सुधा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी तो वॉइस कट हो रही है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा आभास हो रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ओके, तो सुधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। और आज हम आपको अपने गेस्ट की तरह यहाँ पर लेकर आए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मेरे बहुत से मेंबर्स हैं जो आपसे पहले भी मिल चुके हैं और आज जो नहीं मिले हैं वो भी मिल रहे हैं। डॉक्टर सुधा मुर्गई एक बहुत ही प्यारी हस्ती हैं और एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करती हैं और उसी एरिया में काम कर रही हैं, वो है कैंसर। कैंसर जिसने हमारे ना सिर्फ भारत में बट विश्व भर में अपना पूरा जकड़ जो है वो फैला रखी है, लोगों को इस ऐसी बीमारी से पकड़ रखा है जिसके लिए इन्होंने बहुत सालों से काम कर रही हैं। तो सुधा, आज हम बात करते हैं और जाते हैं आपकी एक जर्नी पे जिसमें आपको डाउन द मेमोरी लेन ले जाएंगे और पूछेंगे कि आपके जो फैमिली थी जिसमें पेरेंट्स थे और आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो वहां पे फूड का, खाने का, घर का क्या स्ट्रक्चर था, ईटिंग आउट एंड ईटिंग एट होम का? उन दिनों में तो ज्यादा घर में ही खाते थे। रेस्टोरेंट का तो हमें पता भी नहीं था, रेस्टोरेंट होते हैं और वहां जाते हैं, पेरेंट्स कभी लेके नहीं जाते। और घर में सादा खाना होता था बिल्कुल। और मेरी तो फेवरेट डिश होती थी खिचड़ी। आई यूज्ड टू लव माय खिचड़ी विद लॉट्स ऑफ घी इन इट। बट हमारे घर में सिंपल, जो हमारे हर एक इंडियन घर में बनता है, दाल सब्जी दही रोटी, और यही होता था, हमारा सिंपल खाना होता था। और हफ्ते में एक बार मटन बन जाता था, तो मटन करी हो जाती थी। सिंपल खाना खाते थे हम बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में पराठे हो गए, स्टफ पराठे हो गए, या ऑमलेट और ब्रेड हो गई, जैम हो गया, यही खाना था। आप किस एरिया को बिलोंग करती हैं सुधा? कहाँ से आपके पेरेंट्स का घर कहाँ था? कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरे पेरेंट्स बिफोर पार्टीशन वो लोग थे लाहौर में। तो उस टाइम तो आई वाज जस्ट अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, तो हम लोग भी आ गए। मेरे फादर लाहौर में, पाकिस्तान में रावलपिंडी में प्रोफेसर थे उनकी कॉलेज में। मेरी मदर क्वेटा में हेडमिस्ट्रेस थी एक स्कूल की। पर रिहाइश उनकी मेन घर जो था वो लाहौर में था। तो जब हम यहाँ पे आए, फिर मेरे पेरेंट्स दोबारा सेटल हुए, दोबारा एवरीथिंग बिगैन। तो आई वुड से दैट mostly from me, but I've spent all my childhood in Pune, in National Defence Academy, Khadasla. That's where my father was working. So right from my first class till my college, which was Ferguson College, I stayed in Khadasla, Pune, and I still call myself a Pune girl because I built. जिस जमाने में आप पुणे में थी वो पुणे बहुत खूबसूरत पुणे था और आज के पुणे और तब के पुणे में बहुत अंतर है।
तो पुणे की कुछ चीजें बताइए, वहां का जो खान पान का स्ट्रक्चर था, क्योंकि महाराष्ट्रियंस बहुत सीधा सरल खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सरल, और मुझे बहुत पसंद था उनका खाना। साबूदानी की खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो उसको मेरी मदर ने मास्टर कर लिया था, exactly the way they make it there. Then I used to like upma. I used to like that roti they made, you know, स्पेशल आटे की रोटी होती, बाजरा जवार की रोटी, फिर अचार, उसका चटनी, गार्लिक एंड रेड चिलीज को रोस्ट करके चटनी, एंड कोकोनट इन इट. दैट वाज माय फेवरेट चटनी. इट इज माय फेवरेट चटनी टिल नाउ. और सिंपल सिंपल खाना था, लस्सी थी, छाछ थी, nothing, you know, very ostentatious about their food. Yes, I like their Kolhapuri mutton curry very much because it used to be spicy, and I used to like spicy food. I used to love the Kolhapuri mutton curry always. And that's what I remember about Maharashtra. Because we seldom ate Maharashtrian food. I used to eat and all that, like very much. सुधा, उसके बाद जब आपकी शादी हुई, आपकी शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से हुई और आप एक आर्मी स्ट्रक्चर में आई, तो आपने अपने घर में किस तरीके का किचन रूल्स थे, क्या आप बनाती थी बच्चों के लिए, क्या आप प्रिपेयर करती थी? हाँ, अब मुझे पूरी बात नहीं आई। मैं पूछ रही थी, आपकी शादी हुई, आपकी शादी आर्मी ऑफिसर से हुई, और जब आप शादी होके आई और फिर आपके बच्चे हुए, तो आपने घर में क्या आपके किचन रूल्स थे, किस तरीके का खाना आप पकाती थी? हाँ, मैं आर्मी ऑफिसर से शादी करना चाहती ही थी, और मेरे हस्बैंड भी एनडीए कैडेट थे, वो ट्रेनिंग लेने आए थे, तो वो कई बार हमारे घर आते थे, उनकी पॉकेट मनी आती थी मेरे फादर के पास. So that's when I met him and I decided कि भाई ये सुंदर सा लड़का है, इसी के साथ मैंने शादी करनी है. And of course I was lucky enough to marry him. But of course army people at that time, the army officers were not very rich. You just manage about all, not like the high salaries now, and very few perks also. But we were a very happy lot. We were very happy with whatever we had and enjoyed. We had a very nice day. सुधा, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हिंदी में बात करें, तो हमारे जो श्रोता हैं, बहुत से लोग हैं जो हिंदी पसंद करेंगे सुनना. मैं हिंदी में ही बात करूंगी सर, मुझे आदत है इंग्लिश. बिल्कुल, कोई बात नहीं. अपनी बात. तो वही मैंने कहा कि भी बहुत एंजॉय की मैंने लाइफ आर्मी में आके. चाहे पैसे नहीं थे, चाहे हमारे पास कोई इतने ज्यादा फ्लैम्बॉयंट कपड़े भी नहीं थे, और पर हम हंसते खेलते खूब एंजॉय करते, बहुत एंजॉय करते. खाना क्या बनाती थी आप घर? कई बार हमारे होता था खाना बहुत अच्छा खाया फौज में हमने, बहुत बढ़िया खाना खाते थे हम. घर में अच्छा खाना बनाते थे, शौकीन थे. फिर हमारी इतनी पार्टीज होती थी मेस में, ऑलमोस्ट इन अ वीक 2-3 पार्टीज भी हो जाती थी. क्या बढ़िया खाना खाते थे. वो तो आदत शुरू से ये है कि खाना फौजी अच्छा खाते हैं. हम बहुत अपना खाना बढ़िया खाना एंजॉय करते थे, अपना खाना, लाइफ, पार्टीज, सब कुछ. मेमोरेबल टाइम, वाज अ वेरी मेमोरेबल टाइम. बच्चों के टिफिन कौन तैयार करता था सुधा? बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनका टिफिन कौन तैयार करता था? बच्चों के टिफिन, स्कूल टिफिन. बच्चे जब स्कूल जाते थे, हाँ, बच्चे जब स्कूल जाते थे तो आप उनको क्या खाना टिफिन में डाल के देती थी? क्या टिफिन हमें इतने चैलेंज के बदल के देना है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था ज्यादा मैं रिपीट करूं टिफिन. तो मैं रोज यही सोचती थी अभी कल टिफिन में क्या देना है, कैसे देना है, तो कोशिश करती थी चेंज करके दूं.
मोस्ट इजी वाज पराठा बनाया और साथ में अचार डाल दिया। लड़कियों को अचार बहुत पसंद है, मेरी दोनों बेटियां हैं। तो नहीं तो सैंडविच बनाया, फिर कुछ छोटा सा बेक करके कभी उनको दे देना, कभी ब्रेड पुडिंग बना के दे देनी। तो उनसे मैं पूछ लेती थी मीठा दूं, कैसा दूं, क्या खाना दूं, तो उस हिसाब से देती थी। कभी पूरी आलू दे दिया, और बच्चे इतने फसी खा लेते थे। अब क्या ही देते थे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ केक्स पॉइंट डाल ऑफ व्यू दिए, से डाल आप दी। क्या करती थी बच्चों के लिए? कुछ ऐसी मेरी पर्टिकुलर पूरी चीजें कोशिश बनाती होती थी थी जो कि ये सोच के ज्यादा। बनाती थी? हाँ, मैं लाइट चीजें उनके लिए बनाती थी, जैसे पोहा बना दिया, उपमा बना दिया। और उनको हफ्ते में एक दिन पूरी आलू देती थी खाने के लिए, क्योंकि संडे को ब्रंच होती, तो संडे को पूरी आलू होती। बाकी आई वाज वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा शुगरी खाना नहीं देना, मैदा नहीं देना, क्योंकि रिफाइंड जो फ्लोर है इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। बट वंस इन अ वाइल ठीक है, चलता है। तो इसी तरह से उनको सिंपल सिंपल खाना, बच्चे उसको खाने के आदी हो गए थे। पर मेरी एक बेटी को नॉन वेज बहुत पसंद था, तो साथ साथ चिकन बन जाता, तो सिंपल खाना था। सुधा, कुछ जितना बहुत सिंपल enjoy था करते हमारे जमाने में, जितना सिंपल आपके जमाने में, हमारे जमाने में खाना एक सिंप्लिसिटी था। और वंस इन अ वाइल ये होता था कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा इंडल्ज कर लिया। लेकिन आज खाना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बहुत ही फ्लैम्बॉयंट हो गया है। और आज की जो जनरेशन है, आपके घर में भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो थोड़ा सा वो कंट्रास्ट बताइएगा आप, कैसा है? आजकल के बच्चों को फास्ट फूड है, उनको बाहर का सुधा, खाना थोड़ा सा पसंद है। जो आवाज थोड़ा सा तेज रखिएगा, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। आजकल के बच्चों को ज्यादा तो फास्ट फूड खाना पसंद है, और वो चीजें जो नहीं खानी चाहिए वो उनको खानी बहुत पसंद है। तो टू veer them away from that habit, it does take a lot of effort for the mother to do that for them. पर मैं उनको यही, अभी तो बहुत कम कर दिया बच्चों ने फास्ट फूड खाना। उनको मैं यही बताती हूँ, इट कैन बी कार्सिनोजेनिक। आप इतना ज्यादा आप खाओगे रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर, इतना मीठा खाओगे, इट्स नॉट ओके, it is not good for health. So take natural sweets, take natural meat, and also I try to introduce all these things in their food. But बच्चों को, they go back to having a cake and a pastry, so that is given to them once in a while. That is, even my daughters, very often as they grew up, I used to make one pot meal for them. They used to like it very much, and especially when my husband would go on camp and he'd be away for many days, so we make one pot meals. तो उसी में सब कुछ डाल के सब बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था। क्या उसके अंदर बनाती थी मटन भी आप डाल वन दो, पॉट सब्जी भी मील डाल में? दो, क्या सब क्या डालती वेरी थी? हेल्दी। क्या क्या डालती थी आप वन पॉट मील में? पॉट मील में there used, there used to be rice, little bit of dalia, big carbohydrates, फिर उसमें सब्जियां डाल, सब्जियां हैं वो डाल दी, और थोड़ा मटन डाल दिया, give it a flavor, टमाटर, lots of garlic, adrak. So all these things which would be good for their health, and they would be, easily able to digest it. सुधा, आपने आपने Uh, काम करना कब शुरू I किया? think that worked very well. ओके। सुधा, अभी तो मैंने काम करना शुरू किया, काफी जल्दी शुरू किया, इन द सेंस कि मैं, when I finished my studies, after that I on my own went to a school and gave my own interview to the principal, and I told her that I want to work in your school because I come from a family of educationists, so I always wanted to be a teacher. So I went there and I gave her my introduction in Springdale School, and the principal told me, she gave me the cupboard key and she told me, "Kal se aa jao." And I was maybe 19 years old, 20 years old, probably. I don't really remember, 21 only. So I started working at that time, and then my husband was in the field area, so I could continue with my work.
So once he came back to police station, I did not want to work because I wanted to spend maximum time with him. But the rule after he took premature retirement and we came to Delhi, the rule for him was कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद जाओ, काम करना है कहीं भी, और बच्चों के स्कूल से आने से पहले be back. So I had to follow that rule. So I felt, and मेरे को पसंद भी बहुत था सोशल वर्क, तो मैं एम्स में जाती थी, IRCH में जाती थी, वहाँ पे पेशेंट्स को हेल्प करना. I was like you know कड़ी between, उसके कैसे कहो ना कि चेन में कड़ी है between the doctor and the patient. और पेशेंट्स कई होते थे जिनको पैसे नहीं होते थे, उनके पास वो भी हेल्प दे सकते थे क्योंकि हम वहाँ पे नहीं गए थे. मैं ये सारी जो उनकी मदद करती थी थ्रू एन NGO कॉल CPAA, तो उनके थ्रू मैं मदद. तो जैसे IRCH स्टार्ट हुआ तभी से ये काम शुरू हुआ. तो हमारे पास 500 रुपए बिगिन विद, 500 रुपए को धीरे धीरे हमने कहा क्या बढ़ाओ. तो उनको सारी सुबह यहाँ काम करना, दोपहर को बच्चों को खाना देके I go on one trip, try to get money from donation from someone or the other. So God was kind, or it was from my heart. So I was very successful in doing that. मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता जेनरस लोग डोनेशन देने के लिए. और उन दिनों में सबसे बड़ी डोनेशन मुझे मिली थी फ्रॉम त्रिभुवन दास Zaveri, and that was 5,000. So that 5,000 to me meant the world to me कि भाई इतनी बड़ी डोनेशन मिल गई है. तो उससे फिर से चलने लगा. मैं भी सीखती रही किस ढंग से करना चाहिए, किस ढंग से पीपल. शुरू में मैं जाती थी तो कोई कुछ कह देते थे तो मैं बाहर आंसू लेके आती. तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तो करनी नहीं कि मैं इतना मुझे बुरा लगे. आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज. तो कोई बात नहीं, बोलते हैं बोलने दो, मैं आगे चले जाऊंगे और किसी जगह से. तो गॉड वाज काइंड. उसके बाद आप उसमें वेरी हैप्पी. जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो आपका प्रोफेशनल जर्नी फैलती गई, विस्तृत होती गई, तो वो जर्नी थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ. तो अभी मैं दिल्ली में रहती थी तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि जब फील्ड एरिया छोटे शहरों में होते थे तो जो पसंद का था, बिकॉज माय हस्बैंड वांटेड. सुधा, आपके आसपास ईयरफोन तो नहीं रखे हुए हैं? हेडफोन या ईयरफोन तो नहीं रखे हैं? नहीं. अच्छा ठीक है, नहीं मुझे लगा रखे हुए क्योंकि आवाज उसकी वजह से भी कभी डिस्टर्ब होती है. ठीक है जी, बताइए, कंटिन्यू रखिए. तो मैंने फिर शुरू किया काम करना इन द सोशल वर्क एरिया. और then I would go further. I went into events also. मैंने इवेंट्स भी किए काफी. तो ये इवेंट्स तो सारे मैं इसलिए करती थी कि इसमें थोड़े फंड्स आ जाए कैंसर पेशेंट्स के लिए. तो मेरी तो शुरू से ही मैं दिलो जान से मैंने कैंसर के लिए काम किया है और मुझे उनको हेल्प करना बहुत अच्छा. और कई बार जब पैसे कम होते थे और कोई पेशेंट बहुत रोता था, आते थे कि मैडम 100 रुपया दे दो, 200 दे दो, तो मैं अपने पर्स में से जो घर का खर्चा था पैसे निकाल के दे दी. मेरे से रहा नहीं जाता था. फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ कहते नहीं थे जब मैं उनसे खर्चा कम हो गया है. सुधा, कैंसर का प्रकोप जो है वो पिछले कुछ 3 दशकों में बढ़ा है. तो पहले तो हम इसके बारे में बिल्कुल सुनते नहीं थे. तो आपको क्या लगता है कि ये क्या रीजन हो सकता है इसका? हमारा लाइफस्टाइल बहुत फॉल्टी है, बहुत ही फॉल्टी लाइफस्टाइल है. बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, हमारा ना सही सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है. और बहुत ये एक कारण है कि और इसमें इट्स नॉट कंटेजियस, तो ये है नहीं. दिस इज ओनली अ लाइफस्टाइल, मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज. और मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जब मैं शुरू किया था काम IRCH में तो in your term था उसमें physicians for some time the physicians were
लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स। और उन दिनों में इतनी दवाइयाँ नहीं थी, इतनी स्पेशलिटी नहीं थी, तो कई बार पेशेंट्स जब कीमो के लिए जाते थे तो डेथ्स, तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। पर अब देखो हमारे इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं और इतने अच्छे हमारे डॉक्टर्स हैं कि अब तो वी डोंट हैव टू लुक बैक। पर मैंने शुरू से वो समा देखा हुआ है जब बिल्कुल बहुत ही तक, पर अब आप देखो जैसे आपने कहा इतने कैंसर पेशेंट हो गए कि आप IRCH में जाओ, एम्स में जाओ, चल ही नहीं सकते क्राउड के अंदर, इतनी लंबी क्यूज लगी है, इतनी लंबी तो ये सब फॉल्टी लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल में आप क्या बताएंगी, लाइफस्टाइल में क्या खराबी है जो इतना ये फैला है? लाइफस्टाइल में जैसे कि मैंने कहा कि सुधा एक बार आप जरा सा सुधा एक बार आप वापस से इसमें से आप हटके फिर वापस आइए। जस्ट I'm removing you, then you come again, you join again, you just go by yourself. आप खुद ही हट जाइए एक बार। आवाज बहुत, हाँ आप खुद हटिए। हाँ अभी बोलिए सुधा। जैसे कि मैंने बोला था लाइफस्टाइल के बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल इज देयर फॉर अस, इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस, and there's so much of pollution, there's so much of adulteration in the food. I don't think there is even one thing in today's time जो हम कह सकते हैं कि adulterated नहीं है, या जिसमें preservatives नहीं है, जिसमें इतने preservatives डाले होते हैं खाने में, preservative किया जाए, पेस्टिसाइड्स इतनी होती है कि अभी तो हमारे खेतों में नीचे काफी दूर तक लेवल में पेस्टिसाइड्स हैं। फार्मर जो भी काम करते हैं, और हमें जब शुरू में ये सारी स्प्रेज और पेस्टिसाइड्स आई तो कोई फार्मर्स को सिर्फ बेचना चाह रहे थे लोग, तो उनके सेल्समैन आते थे, वो वांटिंग टू ओनली सेल इट एंड मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, बट दे नेवर गेव एनी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली टू द फार्मर। तो द फार्मर्स थॉट हम जितना ज्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे हमारे उतने बड़े पौधे होंगे, उतनी यील्ड बढ़ेगी। तो ये शुरू से ऐसे स्टार्ट किया और इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स हो गया है हमारी खेतों के अंदर भी, जमीन के नीचे भी अब चला गया है। तो ये मालूम नहीं कब ये जाएगा। एंड अडल्ट्रेशन इन एवरी सिंगल थिंग। सुधा पेस्टिसाइड्स, सुधा आपने 3 चीजें बताई, पेस्टिसाइड्स, अडल्ट्रेशन और एक और चीज आपने बताई थी प्रिजर्वेटिव्स। तो ये 3 चीजें आपने मेनली बताई कि आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, प्रेवलेंट कैंसर जो इतना फैल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम जैसे हेलो 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 सुधा, आपको सुनाई पड़ रहा है? सुनाई दे रही है, आवाज कट के आ रही है पर सुनाई दे रही है। ओके, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि अडल्ट्रेशन, प्रिजर्वेटिव्स और पेस्टिसाइड्स 3 चीजें आपने बताई कि मेजर कॉज है कैंसर का, जो मशरूम की तरह जो फैला है। घर घर में आप देखिए एक पेशेंट कैंसर का होता ही है। एंड यू ऑल्सो हैव बीन अ कैंसर सर्वाइवर। तो आप ये बताइए कि रूट कॉज पे लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कैंसर ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन जो इसके कॉजेज हैं उस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्यों वो चीजें रेंगती चली जा रही, खिंचती चली जा रही? इन पे भी हम काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं लोगों में। जब अवेयरनेस होगी तब भी उनको पता चलेगा कि क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे, फिर हम उनको बताएंगे लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में। देन दे विल ट्राई टू अवॉइड ऑल दीस थिंग्स, दे विल चेंज देयर लाइफस्टाइल, दे चेंज देयर वे ऑफ ईटिंग। देन the NGOs are doing a lot of work in this thing. Yeah, we are not going. There are some NGOs who go to the farmers, talk to them, and tell them that the way to do it, they should change, not use so much of pesticides. And you know, इतना लालच है कि भी preservatives और ये सारी चीजें कहाँ तक कोई कर सकता है। पर हमारे NGOs, बहुत NGOs हैं जो इस काम में लगे हुए, बड़ी लगन के साथ। सुधा सिर्फ एनजीओज ही हैं मुझे लगता है जो काम कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि
सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई भी ब्रांड कुछ भी प्रमोट कर देता है और हमारी जो जनता है वो उसके पीछे भाग पड़ती है। कहीं ना कहीं वो उनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं अपना सामान बेचने के लिए, वो चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो सिंपल होम शेफ्स हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब XYZ, उसमें कोई नहीं आता। तो आप कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए, आप बताइए। देखिए, हम एक आवाज उठाई है ईट राइट मूवमेंट के लिए, और कई 4 सालों से मैं काम कर रही हूँ इस क्षेत्र में। और कैसे किया जाए, खाली कहने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अडल्ट्रेशन क्यों होता है, लाइसेंसेस ही क्यों दिए जाते हैं कि अडल्ट्रेशन हो सके। मुझे पूरी बात नहीं सुनाई थी। सुधा, मैं ये कह रही थी तो कि कैंसर ट्रीटमेंट में जितना जितना पैसा खर्च होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में जितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, उससे कहीं कम में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि जो कॉजेज हैं कैंसर के उसको हम रिमूव करें, ना कि कैंसर को ट्रीट करें। मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि ignorance kills, awareness is there, it makes you more easier for you to go on with life, and we should have awareness, spread awareness, because awareness empowers us. So we have to, we are working a lot on awareness, going to the villages, going to different in cancer we also work for the anti-tobacco campaigns and all, also for this, and we try to reach the middle school level children who smoke, who जो धूम्रपान करते हैं और नशीले पदार्थ खाते हैं और अल्कोहल की शराब का सेवन करते हैं। तो उस फैक्टर में भी हम लोग बहुत काम करते हैं और मिडिल स्कूल लेवल पे जाते हैं, जहाँ से आदत शुरू होती है उसको वहीं पे बंद करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें काम बहुत वास्ट है और अवेयरनेस स्कूल्स में बहुत हो रही है। आप कोई भी शहर में जाके देखिएगा, हर एक स्कूल में अवेयरनेस हो रही है। अभी तो बहुत बहुत स्कूल्स जो गवर्नमेंट लेवल के हैं वो लोग में बुलाते हैं अवेयरनेस देने के लिए बच्चों को। तो काम तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर थोड़ा टाइम लगता है। सुधा, काम दोनों डायरेक्शन में हो रहा है बहुत। एक तरफ तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, आप देखिए जो पब्स हैं, लाउंजेस हैं, कनॉट प्लेस में जैसी जगह पे आप देखिए कि हर एक मतलब वो नेक टू नेक लाउंजेस खुले हैं, पब्स खुले हैं, हर एरिया में आप चले जाइए, वहां पे सब कुछ खुला हुआ है देर रात तक। और जो कल्चर चला हुआ है जिसमें बच्चे बहुत ही यंग एज से आजकल एक्सपोज हैं टू ड्रग्स, यू नो द कंडीशन ऑफ सम स्टेट्स वेयर द यूथ इज कंप्लीटली स्पॉइल्ड, और वो प्रदेश अपने आप में रो रहे हैं अपने बच्चों को देखकर। तो ये अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, इसमें एनजीओज काम तो कर रहे हैं और शायद सरकार भी काम कर रही है, लेकिन वो कहाँ काम हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको कुछ समझ में आता है सुधा? मैं तो ये समझती हूँ सबसे पहले कि ये हमें बिल्कुल करना चाहिए कैंपेन हमारा, पे बाय 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स चिल्ड्रन, क्योंकि जब ये बच्चे टोबैको लेते हैं, जब ये बच्चे सिगरेट पीते हैं, इस स्ट्रेटा के बच्चे पीते हैं, तो ये हम वहाँ पे नहीं पकड़ेंगे तो ये एडिक्शन बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेज में एडिक्शन, और एडिक्शन को हटाना भी इज वेरी डिफिकल्ट। तो डी एडिक्शन स्कूल्स है, डी एडिक्शन प्लेसेस बहुत खुल रहे हैं, बट आई सी मोस्ट ऑफ देम आर the commercial and they charge a lot of money. They do have smaller places also, but I feel you are right, there's a lot to be done about it. We need to do a lot more about it. सुधा, एक बहुत बढ़िया कमेंट आया है हमारे व्यूअर का। सुधा, हमारा एक बहुत बढ़िया कमेंट आया है, रूट को रिमूव करने से दवाई कंपनी को नुकसान, ये कभी नहीं चाहते कि कैंसर दुनिया से जाए। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि अगर बीमारियां चली जाएंगी तो दवाइयां बंद हो जाएंगी, और दवाइयां बंद हो जाएंगी तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और एक ही इंडस्ट्री नहीं, इससे जुड़ी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो जाएंगी। ये तो है, वो तो बचाना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री को, और
this is a very big question, and it's like a mafia, pharmaceutical companies वगैरह जो ये लोग तो बहुत बड़ा इनकम है, और ये दवाइयाँ भी इतनी महंगी होती नहीं है जितनी ये बेचते हैं। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप्स बना के we have been going there, we've been getting generic medicine instead, and we are trying, and it is happening. Sudha, I think कि जो एलोपैथी है उससे हमको हटाना होगा अपने जीवन से, और हमको वापस अपनी जो हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, आयुर्वेद और हमारा योग, इस पे हमें वापस आना होगा अपने आप को ठीक करने के लिए। वो चाहे फूड से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, चाहे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। तो इसका हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जो आप देखिए, अगर हॉस्पिटल्स में चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें एक आप कैंटीन, एक नहीं 3-3 4-4 हर फ्लोर पे कैंटीन मिलेगी। उस कैंटीन में आप खाना देखिए, जो भी उसमें बेचते हैं वो पैक्ड फूड होता है, एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जंक फूड होता है। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर ये आप देख सकते हैं, तो बाहर की बात तो छोड़ ही दीजिए। और फिर आप कहते हैं कि लोगों में डायबिटीज हो रही है और लोगों में ओबेसिटी हो रही है। तो डोंट यू थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डेंजर एंड कंट्रास्ट? और ये बहुत सोची समझी चाल है कई सालों से, वर्षों से जो चल रही है, कि हमारा देश जो है, एक तो गरीब, ऊपर से एक बड़ा तबका अनपढ़, और उसके ऊपर से तीसरा तबका जो कि सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है कि भैया डिब्बा बंद जो है, वो डिब्बा बंद खाना हमें नहीं खाना है। क्या कहना है आपको सुधा इसके बारे में? देखो, उनके लिए जो आते हैं मरीज, उनको सुबह से घर से निकले होते हैं, उनके पास तो कुछ होता नहीं है, जो वहाँ अवेलेबल होता है वो खाते हैं, पर वो गलत है। ये जो जूसेस है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो नहीं पीने चाहिए। और उनको चाहिए भी, even the canteens need to give them a simpler food to them, which is more easy for them to eat and get. और ऐसे होता नहीं है, पर मोस्टली कैंटीन में समोसे होंगे, ऐसी चीजें होंगी, बड़े होंगे, तो जो उनको मिलता है जब हम खाते हैं। पर बहुत सारे लोग अपना खाना लेके भी आते हैं, और बहुत सारे हम NGOs, हम लोग सब मिलके भी कई बार हम लोग जाके उनको पैकेज बना के देते हैं ऑफ हेल्दी फूड। बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू इट एवरीवेयर इन एवरी हॉस्पिटल, बट वी डू मेक एन अटेम्प्ट, एंड खाना पीना उनको देना। जो रहते हैं धर्मशालाओं में, उनको भी हम राशन वगैरह करके देते हैं। और कैंटीन्स में तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ, वहाँ पे तो हम उनको नहीं कह सकते थे। सुधा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सालों से काम कर रही है, और आपके काम से ही हम जुड़े एक दूसरे के साथ। और बैक टू रूट्स की जर्नी जो है, वो एक जर्नी है जो ये चाहती है कि जड़ से चीजों को, जो खराब चीजें, उनको जड़ से हटाया जाए और जड़ों को मजबूत किया जाए। तो बैक टू रूट्स के साथ आपका जो रिश्ता रहा है, कई सालों का है, उसके बारे में कोई जिक्र करेंगी? बैक टू रूट्स तो अब तो मैं समझती हूँ मैं ही उसका हिस्सा हूँ। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ बैक टू रूट्स एक्चुअली। एंड बबीता, आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो, और आई थिंक इट्स अ वेरी होलिस्टिक वर्क। You're not just doing for the poor, you're doing making the ladies more aware of themselves, of their looks, of you have a series of cosmetics also. I जो back to roots का aims and objectives है, वो मेरे भी हैं, most of them. So I congratulate you for that. You're doing excellent work, Babita. Excellent work. I've been watching you for the past so many years, and you're just going by leaps and bounds. पता ही नहीं चलता, अरे अभी तो ये भी कर लिया, अभी तो यहाँ भी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है सुधा, ऐसा कुछ नहीं है सुधा। मुझे बहुत जरूरत होती है आप लोगों के स्ट्रेंथ की, आप लोगों की शक्ति की, और लीप्स एंड बाउंड्स में मैं चाहती हूँ कि मैसेज पहुंचे। और हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो अवेयर हो, और अब नहीं होगा तो मुझे नहीं समझ में आता है कब होगा। तो आपका सुधा एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए,
आज नेटवर्क बहुत खराब है, आवाज भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो एक मैसेज आप हमें दीजिए और हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और जाते जाते एक गाना और सुनेंगे, क्योंकि हमारी म्यूजिकल फैमिली है। तो इतना खूबसूरत आपने शुरू में गाना गाया और बहुत से लोग जुड़े नहीं थे, तो अब काफी लोग आ गए हैं, तो वो भी सुनेंगे। तो पहले तो आप अपना मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए एज प्रेसिडेंट कैंसर केयर इंडिया। जब गाना गाने को कोई कहता है तो मुझे सब गाने भूल जाते हैं। आप पहले अपना संदेश दीजिए सुधा, एक अपना संदेश। एक मैं बताना चाहती हूँ सबको कि हम लोग कहते हैं ना, वो जो खाना माँ बनाती थी वैसा खाना कोई नहीं बनाता, मीठा खाना नहीं होता, वैसा खाना नहीं होता, कोई कुछ भी करे सेम रेसिपी सेम चीजें डाले वो नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो माँ खाना बनाती है वो बहुत प्यार से बना होता है, उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है प्यार, और वो इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि जब वो प्यार से खाना बनाती है तो खाने का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो ज्यादा मीठा होता है। दिस इज अ साइंटिफिक, तो इसलिए माँ का खाना बहुत अच्छा है। प्यार इज वन बिग इंग्रेडिएंट इन दैट। और आई वुड आल्सो से टू ऑल द लेडीज, मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई नेचर के साथ रहो, सीजनल फूड्स खाओ, डोंट ट्राई टू अभी यहाँ पे एक फूड चल रहा है तो हम डबल ट्रिपल प्राइस का खरीद के बाहर से अनसीजनल फूड खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, तो वो नहीं, बिल्कुल गो विद द सीजन, गो विद नेचर, व्हाटएवर द नेचर प्रोवाइड्स इन योर एरिया, go with that and nurture yourself, nurture your health, nurture your nature who's giving you so much, and nourish your body so that you are able to live a very healthy life. और ये दो बहुत खूबसूरत संदेश सुधा, बहुत खूबसूरत मैसेज है आपका, और आई होप हमारे व्यूअर्स उस मैसेज को उस पर अमल करेंगे और सोच विचार करेंगे। और जाते जाते एक सुंदर सा गीत, 2-3 लाइनें हमारे होम शेफ वर्ल्ड वाइड ईट राइट मूवमेंट के मेंबर्स के लिए। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर चले और हुए निकले मालिक तेरे बंदे हम। मैं वो गाना गाना चाहती हूँ जिसमें कोई म्यूजिक। थैंक यू वेरी मच सुधा। तो कविता अभी मेरी थैंक यू। You are welcome. It's a privilege for me. No, it has been a privilege for our whole group, for our members to have you here. और आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती साथ है, और हम फिर से जुड़ेंगे लंबी बातचीत करने के लिए। गुफ्तगू में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो सुन नहीं पाए हैं वो बाद में सुने, और क्योंकि ये एक बहुत ही वैल्यूबल टॉक थी। मुझे ऐसा अंदेशा है कि आज ऑडियो जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो कोशिश करेंगे अगली टॉक जो हमारी हो उसमें नेटवर्क ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं हो। मैं आके आप सबके कमेंट्स देखूंगी और सबका जवाब दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा आपका, नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। So much. Thank you. God